हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा ये चीज़ कंफर्म करी गई थी कि अगर हम 6th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो ये लाइकली जॉइंट एफर्ट होगा और हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइटर प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत दो यूरोपियन ऑप्शन थे। पहला ब्रिटेन, जापान और इटली का जी कैप, दूसरा फ्रांस और जर्मनी का एफ कैस। तो अब एफ कैस को लेकर ये अपडेट आ रहा है कि जर्मनी और फ्रांस ने इस प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया है सालों बाद कोई सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस ना होने की वजह से। तो करीबन 100 बिलियन यूरोस का ये प्रोजेक्ट होने वाला था, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 116 बिलियन डॉलर्स होता है। पर इस पर कोई कंक्लूजन ही नहीं आ पाया कि दोनों में वर्क शेयर क्या होगा, और कोई अग्रीमेंट ना बन पाने की वजह से प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से ड्रॉप कर दिया गया है। तो यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस को लेकर ही अग्रीमेंट नहीं बन पा रहा था। तो दोनों ही कंट्री काफ़ी ज़्यादा रिजिड है अपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर और वर्क शेयर को लेकर। तो दोनों सेम प्रोजेक्ट से डिफरेंट चीज़ें चाहती थी और इसलिए कोई अग्रीमेंट ही नहीं बन पाया। साथ ही साथ इतना एक्सपेंसिव ये प्रोजेक्ट होने वाला है। प्रोजेक्ट कॉस्ट ऑलरेडी 100 बिलियन यूरोस को कोट किया जा रहा है, तो एक कंट्री से फंड भी नहीं कर सकती, और इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट में मल्टीपल पार्टनर्स देखे जा रहे हैं। और यही रीज़न है कि इंडिया द्वारा भी इस प्रोजेक्ट में पार्टनर को ही देखा जा रहा है, क्योंकि अकेले हमारे लिए इसे फंड कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये हमारे टोटल डिफेंस बजट से भी ज़्यादा फंडिंग डिमांड करता है। साथ ही साथ ये शोकेस भी करता है कि अगर दूसरी कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व हैं और वो अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व कर रही हैं, वो अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आ रही हैं, तो किसी एक पॉइंट पे एग्रीमेंट बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। फॉर इंस्टेंस, इंडिया के केस में हमारी ज्योग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमारे एनिमीज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हम एक यूरोपियन रिक्वायरमेंट पर बेस्ड प्लेटफॉर्म अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट पर स्पेसिफिकली फिट हो पाएगा, इसमें परेशानी होगी। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, सामने वाले को भी कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बैठ पाता है तो इसलिए प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता है। जी कैप में उतनी परेशानी नहीं आ रही है क्योंकि सारे पार्टनर्स अंडरस्टैंडिंग है, इन्होंने खुद से भी काम किया हुआ है और ये टेबल पर काफ़ी कुछ लेकर आ रहे हैं, तो उसका फ्यूचर ब्राइट दिखता है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी। पर एफ कैस के केस में दोनों ही कंट्रीज़ जो हैं ये अपनी रिक्वायरमेंट पर अड़ी हुई हैं, और फ्रांस के साथ ये चीज़ पास्ट में भी देखी गई है कि काम करने में परेशानी होती है। इवन जर्मनी के साथ भी ये चीज़ देखी गई है। तो यूरोफाइटर टाइफून का जो प्रोजेक्ट है, इसमें पहले फ्रांस पार्टनर था, लेकिन वो इसलिए हट गए थे क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट पूरी डिफरेंट थी। तो उन्होंने रफाल बनाया, वहीं पर जर्मनी डेफिनेटली यूरोफाइटर टाइफून के प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट था। पर यहाँ पर भी उन्होंने फंडिंग को लेकर और वर्क शेयर को लेकर मनमानी करी है, जिसको काफ़ी हद तक पार्टनर कंट्रीज़ ने टॉलरेट किया है। तो ये दोनों कंट्रीज़ जब साथ में एक प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही थी जिनके साथ काम करना मुश्किल है, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि एफ कैस का कोई फ्यूचर नहीं है। तो अब इंडिया की सिचुएशन में है, तो जब हम रफाल को प्रिक्योर करेंगे तो अच्छी खासी फंडिंग जो है ये फ्रांस को मिलेगी, और इस पैसे को वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डोमेस्टिक 6th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि फ्रांस इस चीज़ पर कीन है कि वो इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेंगे। भले यहाँ पर एफ कैस ख़त्म हो सकता है दूसरे नाम से प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाए, पर फ्रांस की जिस तरीके की इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ रही है डिफेंस को लेकर, वो डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने वाले हैं। हिस्टोरिकली डसो का जो रफाल प्रोजेक्ट है वो ये चीज़ इंडिकेट करता है। वहीं पर इंडिया अगर यहाँ पर आता है और इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ने के लिए प्रपोज करता है, तो अगेन यहाँ पर हमें परेशानी हो सकती है, क्योंकि फ्रांस के साथ चीज़ें मनवा पाना और एग्रीमेंट पर आना हमारे रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अगेन सिमिलर तरीके की परेशानी होगी। और अगर हम यहाँ पर आगे बढ़ना भी चाहते हैं तो हमें स्पेसिफिकली यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ेंगे, और इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें ये बिल्कुल नहीं करने चाहिए। वहीं पर जो जी कैप का प्रोग्राम है उसके साथ परेशानी ये है कि वो प्रोग्राम पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अगर हमें ये प्रोग्राम ज्वाइन ही करना था तो ये काम हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। अब अगर हम यहाँ पर ज्वाइन करते हैं तो हमें ऐसा लगता नहीं है कि बहुत कुछ हमारे लिए यहाँ पर होगा। एज अ पार्टनर अगर हम देखने वाले हैं, हाँ एज अ फाइनेंसर अगर देखने वाले हैं और साथ में कस्टमाइज्ड प्लेटफॉर्म चाहते हैं अपने लिए, तो हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ मिल जाए। पर कुछ सीखने को अगर यहाँ पर हमें मिलेगा
ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादा एक्सपेक्ट करना होगा। साथ में क्योंकि अब एक ही ऑप्शन बचा है तो वहाँ पर आप कुछ नेगोशिएट भी नहीं कर पाएंगे। जितना आपसे डिमांड किया जाएगा आपको उतना आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इंडिया के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाली बात हो गई। और सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर यह है कि जो प्रोजेक्ट हमें बहुत पहले ही एग्जीक्यूट कर लेने चाहिए थे उसको हम अब जाकर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इस पोजीशन पर हैं ही नहीं कि हम 6th जनरेशन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएँ, क्योंकि 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म पर अगर हम इंडिपेंडेंटली भी काम करना चाहते हैं तो ये काम हमें आज शुरू करना चाहिए। और आज हम कैसे कर पाएंगे जब हम 5th जनरेशन की ही टेक्नोलॉजी को मास्टर नहीं कर पाए हैं, और वो हम अभी 10 साल बाद करेंगे। तो जिस गड्ढे में हम गिर रहे हैं इसको हमने खुद खोदा है। आमका को लेकर पहले ही डिसीजन बन गया होता, भले ही परफेक्ट एयरक्राफ्ट ना बनता, लेकिन कुछ प्रोग्रेस कम से कम समय पर हो गई होती। और जैसा कि हमने कल भी कहा था, परफेक्ट सिचुएशन को देखते देखते हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि अब समय भी ज़्यादा जा रहा है और पैसा भी ज़्यादा जा रहा है। और समय के साथ केस ये है कि वो आप दोबारा ख़रीद नहीं सकते, भले ही कितना पैसा आप लगा लें। तो जब 5th जन ऑल्टरनेटिव की बात आती है तो हम फिर भी कह देते हैं कि SU-87 यहाँ पर एज अ स्टॉप कैप देखा जा सकता है, पर 6th जनरेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये आपको जनरली कोई शेयर नहीं करेगा। और इस मामले में हमें एक डेड एंड दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के मामले में आपको यहाँ कुछ मिलना नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि जी कैप बनकर तैयार हो जाए तो फिर से आप उनको इम्पोर्ट करें, या फिर एक दूसरा पार्टनर देखें और उसके साथ मिलकर काम करें। ये पार्टनर रशिया हो सकता है, क्योंकि रशिया का भी कोई नॉन 6th जनरेशन प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है। तो क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस पार्टनर आपके साथ हो सकते हैं, 5th जन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जन पर आप उनके साथ मिलकर कर सकते हैं, तो वहाँ ये चीज़ नेगोशिएट करी जा सकती है। लेकिन किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर आप मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप बहुत लेट कर चुके हैं। तो ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि अगर हम SU-87 के साथ आगे नहीं बढ़ रहे तो कम से कम एक 6th जनरेशन प्रोजेक्ट को प्रपोज करते हुए रशिया के साथ सीरियसली आगे बढ़ें और सीरियस टर्म्स पे नेगोशिएट करें। हम क्या जानते हैं, हम कितना पैसा लगा रहे हैं, उसके हिसाब से नेगोशिएशन किया जाए और जल्द से जल्द एक कंक्लूजन पर पहुंचते हुए ऐसे प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट कर दिया जाए। पर एक परेशानी यहाँ पर ये ज़रूर उठ जाएगी कि अगर आप ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम को लेकर रशिया के साथ काम कर रहे हैं तो आपके जो वेस्टर्न दोस्त हैं उनको आपसे परेशानी हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया को वो एज एन एनिमी देखते हैं। तो आप पर काटसा जैसे सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जो भी 6th जनरेशन प्लेटफॉर्म बनेगा वो अल्टीमेटली वेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है। इस चीज़ को इस तरीके से देखा जाएगा। और क्योंकि वहाँ पर इंडिया का पैसा लगा है तो इसको वो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो पार्टनर है वो हमारे अगेंस्ट में इसको फंड कर रहा है। तो ये भी एक जियोपॉलिटिकल डेडलॉक वाली सिचुएशन है। तो कुल मिला जुला कर बात यह है कि इंडिया के 6th जनरेशन ड्रीम को लेकर चीज़ें अच्छी नहीं दिख रही हैं। और अगर आप ये भी आर्ग्यू करते हैं कि हमें आज से इन टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर लेना चाहिए तो ये ज़रूर हम कर सकते हैं, लेकिन वो हमका Mark 2 पर जाएगी। 6th जनरेशन पर स्पेसिफिकली जाने के लिए आपको 5th जन टेक्नोलॉजीज़ को मास्टर करना पड़ेगा, जिसमें खासकर जेट इंजन है। तो अब 5th जनरेशन इंजन ही नहीं बना पाए हैं, 6th जनरेशन पर आप जंप करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इवन 5th जनरेशन इंजन को बनाने में आपको 10 साल लगेगा, वो भी तब अगर आप आज एग्रीमेंट करते हैं, अगेन जिसके इंडिकेशन नहीं दिख रहे हैं। तो R&D आप पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर आप करना चाहते हैं तो वो टाइम लेगा। बाकी अगर थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचा जाए कि दूसरी कौन सी कंट्री है जिसके साथ मिलकर आप ऐसा काम कर सकते हैं, तो स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो कि इंडिपेंडेंटली ऐसे प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है और वो ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम पर काम करने का एक्सपीरियंस रखते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पर बजटिंग इशू की वजह से काफ़ी चीज़ें वो थर्ड कंट्री से आउटसोर्स करते हैं, तो वहाँ भी मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि फंड्स के इशू वहाँ भी रहे हैं। तो वो बराबरी के पार्टनर तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन इनोवेशन के मामले में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और तो जेट इंजन को लेकर वो अभी भी स्ट्रगल करते हैं और 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी के लिए जो जेट इंजन है वो कोर है। तो दशकों तक हमने अच्छी नींद मारी है और अब खुली आंखों से हम सपना देखना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।